अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। नुमान अली अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है एसईओ के 8 पार्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ आता हूँ, आज मैं डायरेक्ट वीडियो में आया हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारे पार्ट पहले 7 पार्ट थे उसके अंदर हमने ऑन पेज एसईओ को कवर कर लिया है। आज जो है वो हमारी ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट हो रही है। तो ऑफ पेज एसईओ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस जो है वो बताऊंगा कि ऑफ पेज एसईओ में जो हम बैकलिंक करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, पहले हम कौन से बैकलिंक करते थे और अब हम कौन से हमें बैकलिंक करने चाहिए और ये बैकलिंक्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि अभी तक जो हमने पहले 7 पार्ट्स में सीखा, उसमें हमने ये सीखा कि सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड किस तरीके से निकालते हैं, उसको मेटा टाइटल में किस तरह एडजस्ट करते हैं, देन मेटा डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, देन हेडिंग टैग्स में फिर हमने ये भी देखा कि साइड मैप किस तरीके से जनरेट करते हैं, रोबोट फाइल किस तरीके से जनरेट करते हैं और इनको वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं। देन हमने ये भी सीखा कि हम जो है गूगल एनालिटिक को किस तरीके से जनरेट करते हैं और उसको हम वेबसाइट के अंदर किस तरीके से ऐड करते हैं उसका कोड, और देन सर्च कंसोल और जीएमबी यानी कि गूगल माई बिज़नेस के बारे में भी हमने सीखा कि आप अपने बिज़नेस को जो है गूगल मैप्स के ऊपर लोकली किस तरीके से रैंक करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिफरेंट जो भी ऑन पेज एसईओ, इसको आप टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी। उसमें हमने ये भी देखा कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं ऑफ पेज एसईओ की तरफ। तो ऑफ पेज या ऑफ साइड एसईओ से मुराद जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आप अपनी वेबसाइट के अलावा दूसरी वेबसाइट पे काम करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली ऑफ पेज एसईओ का जो दूसरा नाम है वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक से मुराद ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक ले रहे होते हैं। यानी अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसा है कि जैसे मेरी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है numanaliawan.com और कोई और वेबसाइट है जैसे कि मैं कहता हूँ लेट्स से hishamserver.com एक वेबसाइट है। अब मेरी वेबसाइट का लिंक hishamserver.com की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे वहाँ से लिंक मिल रहा है, मेरा लिंक उसकी वेबसाइट के ऊपर है, तो इसको कहते हैं बेसिकली बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स के मल्टीपल वेज हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। बैकलिंक क्यों लिया जाता है और कौन सी प्रैक्टिसेस जो वो आजकल बेस्ट जा रही हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गूगल की हिस्ट्री में जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि बैकलिंक हम क्यों लेते हैं और आजकल जो है वो कौन से बैकलिंक्स जो है वो लेना ज़रूरी है और कौन से नहीं लेने चाहिए। तो व्यूअर्स, हुआ ये कि जब गूगल का सर्च इंजन जिस वक्त बना था उस वक्त यहू का सर्च इंजन जो था वो बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा था। गूगल और यहू में जो डिफरेंस है आप आज भी देख सकते हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन है अगर आप उसको खोलते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन बना होता है, या उसके अलावा जो गूगल वाले कोई डूडल्स वगैरह शो करा देते हैं, कोई न्यू ईयर आ रहा है या कोई नया इवेंट आ रहा है उससे रिलेटेड, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं शो करा रहे। जबकि अगर आप यहू का सर्च इंजन आज भी ओपन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे न्यूज़ आ रही होंगी, वहाँ पे डिफरेंट आपको एड्स नज़र आ रहे होंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि इवन अगर आप कोई चीज़ सर्च करने जाते हो तो आप कहीं से कहीं निकल जाते हो। तो बेसिकली यही मेन डिफरेंस था गूगल जो है उसका और यहू का। यहू वाले जब आए थे तो इनका पर्पज़ ये था कि हमने लोगों को सर्व करना है, ना कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है। जबकि उस वक्त यहू वाले पीक पे थे, उन्होंने जो है वो डिफरेंट वेज से पैसा अर्न करना शुरू किया क्योंकि उनके सर्च इंजन पे बहुत ज़्यादा रश था। तो लोग सर्च इंजन पे जाते थे तो वो वहीं पे उनको चैट का ऑप्शन उन्होंने दे दिया, यहू की चैट चल रही होती थी, वहीं पे उन्होंने न्यूज़ दे दी, अगर कोई चीज़ कोई सर्च करने भी जाता था वो कहीं से कहीं निकल जाता था। तो गूगल की जो यूनिकनेस थी वो यही थी कि हमने जो भी लोग आएंगे गूगल के ऊपर कुछ सर्च करने, तो हमने उनको उस चीज़ तक लेके जाना है, ना कि हम अपने सर्च इंजन के ऊपर इतनी खाप डालनी है या इतनी कोई ऐसी चीज़ें डालनी है कि लोग आए किसी और काम के लिए और निकल किसी और काम को जाएं। तो जब इस पॉलिसी के साथ गूगल आया, यही इसकी कामयाबी का राज है, ये थोड़ा फेयर थे और इनका ये भी था कि हमने जो है ईमानदारी से काम करना है ताकि लोगों को जिस मकसद के लिए वो आएँ वहाँ तक लेके जाया जाए। तो उसके लिए जब गूगल का सर्च इंजन बना
और उन्होंने अपने डाटाबेस में वेबसाइट्स वगैरह ऐड करना शुरू की। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता था कि हमने कौन सी वेबसाइट को पहली पोजीशन पे रैंकिंग देनी है। तो उस पे ये डिसाइड हुआ कि हम ये करते हैं कि जो वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक लेगी हम उस वेबसाइट को टॉप पे लेके जाएंगे। यानी जो वेबसाइट जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ दूसरी वेबसाइट से लिंक लेगी उस वेबसाइट को हम हर एक लिंक को हम एक वोट काउंट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि उस ज़माने में अगर न्यूज़ की 10 वेबसाइट्स थी और अगर एक वेबसाइट ने 10 या 15 दूसरी वेबसाइट से लिंक लिए हुए हैं और दूसरी ने अगर 5 लिंक लिए हुए हैं, तो जिसने 10 लिए होते उसको वो पहले नंबर पे शो करा देते थे और जिसने 5 लिए होते थे उसको दूसरे पे, और जिसने बिल्कुल भी किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक नहीं लिया होता था तो उसको वो रैंकिंग में नहीं लाते थे। अब ये जो बैकलिंक लेने का मकसद था ये क्या था, इसके पीछे दो लॉजिक्स थी। पहले नंबर पे तो ये लॉजिक थी कि गूगल ने कोई ना कोई क्राइटेरिया रखना था कि हमने किस बेस पे किसी न किसी वेबसाइट को रैंकिंग देनी है। और दूसरे नंबर पे ये भी था कि उस वक्त क्योंकि गूगल का सर्च इंजन नया नया बना था और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो जब भी आपका जो सर्च इंजन होता है उसके बैक एंड पे सर्वर्स होते हैं और कोई भी इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है उसको आप इंडेक्स करा के अपने सर्वर के ऊपर लाते तब आपका जो जो वेबसाइट वो वाली वेबसाइट आपके सर्च इंजन पे शो होती है। तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि जब हम बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट रखेंगे तो उससे ये होगा कि अगर हमारे सर्वर पे ऑलरेडी कोई वेबसाइट है और वो जाके किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक लेगी तो उस वेबसाइट को ट्रेस करना हमारे लिए इजी होगा, अपने सर्वर पे लेके आना हमारे लिए इजी होगा, यानी कि उसको इंडेक्स करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी था और दूसरा ये भी था कि चलो एटलीस्ट वो लोग कुछ एफर्ट करेंगे, दूसरी वेबसाइट से लिंक लेंगे तो उस बेस पे हम उनको रैंकिंग देना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट में ये पॉलिसी हुई तो जो वेबसाइट जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स लेते थे उस वक्त उस ज़माने में सिर्फ बैकलिंक्स ही थे। बैकलिंक्स के लिए लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई न्यूज़ की वेबसाइट है उसमें नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होते थे, मैं जाके कोई भी एक कमेंट करके उसके कमेंट के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक रख देता, इसको ब्लॉग कमेंट कहते हैं। फिर बुक मार्किंग की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो बुक मार्किंग की वेबसाइट में जाके आप जो है 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी और टाइटल डाला और अपनी वेबसाइट का लिंक रख के वहाँ से बुक मार्क करके लिंक ले लिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट में तो गूगल ने उन वेबसाइट्स को जो है वो ब्लाइंडली रैंकिंग दी जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स ले रहे थे। फिर जिस तरह आपको पता है कि हर चीज़ में जो है वो 2 नंबरियाँ और स्पैमिंग होती है। तो जो एसईओ में स्पैमिंग स्टार्ट हुई इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि एक तो लोग जो है वो दूसरों दूसरों की वेबसाइट से कंटेंट को वो कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट में रख लेते थे। और दूसरे नंबर पे ये होता था कि वो जो बैकलिंक्स के उसके लिए डिफरेंट टूल्स बन गए। अब टूल्स में क्या होता था कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक रखते थे और एक बटन सबमिट करते थे, तो उन्होंने अपने टूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स रखी होती थी और आपको एक ही गो में 1000 बैकलिंक मिल जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को जो है गूगल ने ट्रेस किया और उसके बाद उनके इसके लिए जो गूगल के एल्गोरिथम के अपडेट्स आई, जो सबसे पहली अपडेट्स थी उसमें पांडा और पेंगुइन की अपडेट थी। अच्छा, पेंगुइन अपडेट में उन्होंने ये चीज़ ट्रेस की कि जो लोग जो है टूल्स के थ्रू बैकलिंक्स ले रहे हैं उन वेबसाइट्स को उन्होंने पेनलाइज किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके बाद आपने ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना है जो आपसे आपकी वेबसाइट या आपकी नीश से रिलेटेड हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ मैं वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुझे सिर्फ आईटी वाली वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए, ना कि मैं हर किस्म की दूसरी वेबसाइट से लिंक लूँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि और उन्होंने ये कहा कि जब अगर आप इस तरीके से जाते हैं कि आप रेलिवेंट साइट से लिंक लेते हैं और आप कंटेंट सबमिट करा के लिंक लेते हैं। कंटेंट सबमिट कराने से मेरा आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल लिख के कॉन्टेक्चुअल लिंक लेते हैं। ये वैल्यू एडिड लिंक होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक भी ले रहे हैं। तो गूगल इस लिंक को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उस ज़माने में आर्टिकल्स ज़्यादा होते थे, आजकल के दौर में गेस्ट पोस्ट या ब्लॉग ज़्यादा होते हैं। तो लोगों ने आर्टिकल सबमिशन का काम जब शुरू किया तो आर्टिकल सबमिशन में ये होता था कि लोग जो है वो दूसरों का कंटेंट कॉपी करके उसको जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए फिर गूगल की जो अपडेट आई थी वो पांडा अपडेट आई थी।
पांडा अपडेट में गूगल ने देखा कि जो लोग दूसरी वेबसाइट्स का कंटेंट कॉपी करके यानी चोरी करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, गूगल ने उन सारी की सारी वेबसाइट्स को पेनलाइज किया और उन्होंने ये पॉलिसी रखी कि आपने अपनी वेबसाइट को जो भी बैक लिंक्स लेने हैं उसके लिए आपने अपना यूनिक कंटेंट लिखना होगा। तो बेसिकली जैसे जैसे फिर उसके बाद ये 2012-13 में ये वाली अपडेट्स आई, पांडा अपडेट्स, पेंगुइन अपडेट्स। और मीनवाइल मैंने भी एसईओ ज्वाइन की थी 2014 में। हमारी एक वेबसाइट थी वो रिकवर हुई थी, उसको हमने पांडा अपडेट से रिकवर, पेंगुइन अपडेट से रिकवर कराया था। हमने अपने बैकलिंक्स को, उस ज़माने में तो गूगल डिसअवाउ का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप तो डिसअवाउ से आप अपने लिंक्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हमने वो सारे के सारे अगली लिंक्स रिमूव किए थे जो इरेलीवेंट थे। तो हमारी वेबसाइट 1 साल बाद रिकवर हुई थी, जिस पे हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छी हमें ट्रीट भी दी थी और बोनसेस भी दिए थे। तो उसके बाद ये होता गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल के जो एल्गोरिथम्स थे वो रियल टाइम हो गए। पहले जब वो सिर्फ 1 साल बाद अपडेट आती थी, अगर 1 साल मिसाल तौर इस साल मेरी वेबसाइट पेनलाइज हुई है तो वो अगले साल दोबारा अपडेट आएगी, उसमें वो चेक करेंगे, अगर मैंने चीज़ें ठीक कर दी हैं तो रिकवर कर देंगे, अदरवाइज़ वो पूरा साल के साल पेनलाइज रहती थी। अब क्योंकि गूगल की जो एल्गोरिथम्स हैं वो रियल टाइम हो गया, तो अब ये होता है कि अगर आज आपकी वेबसाइट पेनलाइज हुई है और आप चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो हफ्ते बाद वो दोबारा रिकवर भी हो सकती है, महीने बाद भी रिकवर हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट तक कितना फ्रिक्वेंटली गूगल का जो गूगल के अपडेट या सर्च सर्च क्रॉलर्स पहुंच रहे हैं। तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ती गई। जब मैंने 2013-14 में एसईओ स्टार्ट की थी, उस ज़माने में हम जो है बैकलिंक्स जो करते थे, मैं पहले उनकी टेक्निक्स बताता हूँ। हम उस वक्त ज़्यादा बैकलिंक्स करते थे डायरेक्टरी सबमिशंस, बुक मार्किंग, फोरम्स के ऊपर जाके कमेंट्स करते थे हम, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बना के डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स पे जाके हम सबमिट कराते थे, स्लाइड शेयर वगैरह और इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स पे। तो जो मेन सबसे ज़्यादा होता था पोर्टफोलियो सबमिशन साइट्स पे जाके हम शो ऑफ भी करते थे। शो ऑफ में भी हम अपनी वेबसाइट या जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होती थी उनकी डिटेल वगैरह डालते थे। तो ये उस वक्त बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स होती थी। इस तरीके से हम बहुत जल्दी वेबसाइट्स को रैंक करा लेते थे क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं कि आजकल के दौर में जो है गूगल जो है वो चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिड लिंक लो। अब वैल्यू एडिड लिंक और नॉर्मल लिंक में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे हम जो है उस ज़माने में, या बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना तो नहीं है, मैं बार बार ज़माना कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एसईओ की दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। ख़ासकर गूगल जो है वो बहुत तेज़ी से, उसने बहुत रैपिडली अपने आप को जो है वो ट्रैक पे लाया, या आप इसे कह सकते हैं चीज़ों को सुधारा है। तो 2014 में जो है अगर प्रोफाइल लिंक्स हो गए या डायरेक्टरी सबमिशन हो गई या इस तरह के बैक लिंक से अगर आपको रैंकिंग मिल जाती थी, तो अब सर्च इंजन जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। उस ज़माने में जो है ब्लॉग कमेंट्स वगैरह भी सारे एक्सेप्टेबल होते थे, अब नहीं होते। अब क्या ज़्यादातर क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है? डायरेक्टरी सबमिशन फिर भी काफ़ी हद तक जो है आपको लोकल रैंकिंग के लिए चाहिए होती है। डायरेक्टरी सबमिशन में क्या होता है, नॉर्मली जो डायरेक्टरी टाइप वेबसाइट्स होती हैं उसमें आप जाके अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं और अपना एड्रेस डालते हैं और फ़ोन नंबर डालते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए बैक लिंक ले लेते हैं। तो ये नॉर्मली दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टरी सबमिशन। और इसके अलावा मल्टीपल टेक्निक्स हैं। आई थिंक जब हम बैक लिंक करते थे तो उस वक्त कोई 15 से 20 डिफरेंट टेक्निक्स होती थी जिन तरीके से हम बैक लिंक करते थे। उसमें प्रेस रिलीज़ होती थी, वेब 2.0 सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्ट, और अभी मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। लेकिन करके सिर्फ वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आजकल के दौर में भी हमें करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इनमें से मैं बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो बुक मार्किंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और प्रोफाइल लिंक्स की मैं बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, लेकिन आपको थोड़े बहुत करने चाहिए, वो भी अच्छी साइट से जिनकी ट्रैफिक भी अच्छी जिन पे हो और जिनकी अथॉरिटी भी हो। तो व्यूअर्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया गूगल ने अपनी पॉलिसियाँ चेंज की। तो आजकल के दौर में गूगल कौन से बैकलिंक्स को ज़्यादा लाइक करता है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। तो व्यूअर्स, आजकल के दौर में गूगल जो है वो लाइक करता है ऐसे बैकलिंक्स को जो कि जो जो
वैल्यू एडिड लिंक्स होते हैं, यानी जो आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी वेबसाइट पे जब अगर बैकलिंक लेने के लिए भी इवन कंटेंट पब्लिश करा के बैकलिंक लेते हो, तो वहाँ पे जो आप लिंक लेने के लिए कंटेंट पब्लिश कराते हो, कोई आके कंटेंट पढ़ के उससे फ़ायदा लेता है और आपको वहाँ से लिंक भी मिल रहा है, तो वो जितना ज़्यादा कोई आप मतलब किसी ऐसी जगह से लिंक ले रहे हैं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल है, तो वो वाला लिंक या वो कंटेंट या जिस जगह से लिंक ले रहे हो वो उतना ही ज़्यादा अफेक्टिव होता है आपके लिए। इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो गेस्ट पोस्ट का लिंक है। आजकल के दौर में आपको अगर इवन इस दौर में मैं अगर आपको कहूँ कि आजकल आप अगर आप एसईओ कर रहे हो और ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं और ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक कर रहे हैं और बैकलिंक में आप सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं और कोई टेक्निक नहीं कर रहे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छे से रैंक हो जाएगी। अब गेस्ट पोस्ट होता क्या है? गेस्ट पोस्ट ये होता है कि आप दूसरे किसी भी जो रेलिवेंट वेबसाइट है उसके ऊपर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करा के वहाँ से लिंक ले लेते हो, तो इसको गेस्ट पोस्ट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है numanaliwan.com। मैं जो है वो एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज देता हूँ। तो मैं एक कंटेंट लिखता हूँ जो कि जिसमें मैं एसईओ से रिलेटेड लेटेस्ट स्ट्रैटजीज़ बता रहा हूँ। अब यही कंटेंट मैं किसी दूसरे की वेबसाइट पे पब्लिश करता हूँ, लेट्स सपोज मैं करता हूँ hishamsarwar.com वाली वेबसाइट पे, वो भी एसईओ से रिलेटेड ही वेबसाइट बनी हुई है। वो मेरा कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं और उसमें मैंने अपना कीवर्ड कंटेंट के अंदर कहीं एडजस्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज इस्लामाबाद या एसईओ एक्सपर्ट इन इस्लामाबाद। इस कीवर्ड के बैकएंड पे हाइपरलिंक जो है, आप लोगों की नॉर्मली जो हाइपरलिंक एमएस वर्ड की लैंग्वेज में बोला जाता है उसको एसईओ की लैंग्वेज में एंकर टेक्स्ट कहते हैं। उसके पीछे हाइपरलिंक करके हम अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, उसके पीछे मेरी वेबसाइट का लिंक होगा, पूरा का पूरा आर्टिकल होगा जो कि hishamserver.com की वेबसाइट पे पब्लिश्ड होगा। कोई लोग आएंगे वो देखेंगे कि एसईओ की नई स्ट्रेटजीज आई हैं, वो पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते जाएंगे और वहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि अगर आपको एसईओ एक्सपर्ट इस्लामाबाद में चाहिए तो ये बंदा है। तो वहीं से वो अगर क्लिक करते हैं तो मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम आर्टिकल इसलिए सबमिट करते हैं कि लोग वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ये मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि सर्च इंजन उस बैक लिंक को इतना लाइक करता है कि जो आपने कंटेंट सबमिट कराया, अगर उस कंटेंट को पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, यानी उस वेबसाइट पे ट्रैफिक जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जितने ज़्यादा लोग उस कंटेंट को शेयर करेंगे, उतने ही जल्दी आपका वो कीवर्ड जो है वो रैंक हो जाएगा। जैसे मैंने जो जिस तरह एग्जांपल दी कि अगर लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड टारगेट किया हुआ था एसईओ एक्सपर्ट इन इस्लामाबाद और वो एक hishamserver.com की वेबसाइट पे पब्लिश होता है और उसको जो है वो 200-400 बंदे उस लिंक उस पेज को या उस कंटेंट को शेयर भी करते हैं, उस पर लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एक ही लिंक सम टाइम इतना काफ़ी होता है कि वो एक लिंक के जो मैंने उस कंटेंट के अंदर पब्लिश किया हुआ था वो मेरा जो है वो फर्स्ट पेज पे या टॉप 3-4 पोजीशंस में आ सकता है। और ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम किया, इवन मैंने एक वेबसाइट से बैकलिंक लिया था जिसकी DR91 थी और मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया था वो बहुत बड़ा कीवर्ड था, मिजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज का कीवर्ड था DR91, और उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छी थी और 100% रेलिवेंट थी, मिजेंटो से रिलेटेड वेबसाइट थी। उन्होंने हमारा कंटेंट पब्लिश किया और मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट लिंक दिया, साथ ही वो कीवर्ड मेरी वेबसाइट के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया था और 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी वो टॉप 3 पोजीशंस में ही है। तो कहने का मकसद ये होता है कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल लिंक आप लेंगे, पावरफुल लिंक से मुराद है कि आप लिंक एक तो ऐसी वेबसाइट से लेते हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक है, जिसकी अथॉरिटी है, और अथॉरिटी से मुराद ये होता है कि जो वेबसाइट पुरानी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैक लिंक्स लिए हुए हैं। तो अथॉरिटी जो है उसको मेजर करने के भी डिफरेंट टूल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। उसमें जो मोज़ वालों का है उसको DAPA कहते हैं, यानी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी। जो HREF वालों का है उसको URDR कहते हैं, यानी URL रेटिंग और DR डोमेन रेटिंग। इसी तरीके से हर टूल ने अपने ही डिफरेंट क्राइटेरियाज रखे हुए हैं जिनको लोग फॉलो करके वेबसाइट्स की अथॉरिटीज़ को मेजर करते हैं। तो जो वेबसाइट जितनी पुरानी होती है, जितने ज़्यादा उसके नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स होते हैं, आप समझे कि एक बैकलिंक उसके लिए एक वोट होता है। जितने ज़्यादा रेलिवेंट वोट होंगे, अच्छी वेबसाइट से वोट होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करती है।
तो ये बेसिकली सारी टेक्निक्स हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल के दौर में जो है वो है गेस्ट पोस्ट। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ गेस्ट पोस्ट लेते हैं उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कराती है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि हम बैकलिंक किस तरीके से ले सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि प्रोफाइल लिंक आप किस तरीके से बना सकते हैं और आप जो है गैस पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। गैस पोस्ट करने के लिए आपके पास टूल्स का होना ज़रूरी है, या नहीं भी है तो इंटरनेट पे लिस्ट पूरी पूरी मिल जाती हैं। लिस्ट निकाल के किस तरीके से आप पिचिंग करते हैं, पिचिंग से बाद आउटरीच मार्केटिंग करते हैं। आप ईमेल करके लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको फ्री का कंटेंट देंगे और वो उसके अगेंस्ट आपको बैक लिंक देंगे। अच्छा, इसमें पेड वाले लिंक्स भी होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी होती है वो कहते हैं कि हम आप हमें पैसे दो तो हम आपकी वेबसाइट को लिंक दे देंगे। अगर तो वो इस तरह का लिंक देते हैं, अगर साथ में स्पॉन्सर्ड का टैग लगाते हैं तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो टैग के बगैर आपको लिंक देते हैं तो वो भी बेनिफिशियल लिंक्स हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो ऑफ पेज एसईओ के हवाले से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एसईओ के 9th पार्ट में, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ऑफ पेज एसईओ के में जो भी टेक्निक्स आजकल यूज़ हो रही हैं, जैसे गैस पोस्ट है तो वो किस तरीके से होगा, वेब 2.0 है तो वो किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स हैं जैसे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बना के उनको किस तरीके से आप सबमिट करा सकते हैं, और इन्फोग्राफिक वगैरह बना के उनको इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट पे किस तरीके से पब्लिश करा सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स जो आजकल के दौर में अभी तक चल रही हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा 9th पार्ट में। उसके बाद सिर्फ 10th पार्ट रह जाएगा जिसमें हमने ये डिस्कस करना है अगर आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो चुकी है आप उसको किन किन तरीक़ों से रिकवर कर सकते हैं। उसमें आप अपनी वेबसाइट को के बैकलिंक्स को किस तरीके से डिसअलाउ कर सकते हैं, बैकलिंक्स आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, आप अपने कंटेंट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब 10th पार्ट कंप्लीट होगा तो हमारी एसईओ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एसईओ में लोगों को जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जहाँ पे लोग फंसते हैं, फिर उस पे आप लोगों के जो जो कमेंट्स होंगे वो अभी काफ़ी हद तक मुझे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर हम छोटे छोटे वीडियोज़ के क्लिप्स बनाएंगे ताकि आप लोगों की जो भी एसईओ से रिलेटेड मुश्किलात हैं उनको हम फिक्स करें। तो इंशाल्लाह तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।